हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक जिस विषय के बारे में, वो दरअसल भारत में ट्रैवलिंग मोड को रेवोल्यूशनाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। दोस्तों, आपने रोड ट्रैवल किया होगा, आपने एयर ट्रैवल किया होगा, आपने रेल ट्रैवल किया होगा, वाटरवेज से किसी ने ट्रैवल किया होगा, लेकिन एक रेवोल्यूशनाइज्ड तरीके का नया ट्रैवल जो है वो अब विकसित हो सकता है, जिसका नाम होगा हाइपरलूप। दोस्तों, फ्लाइट ट्रैवल से भी 2 गुना या 3 गुना तेजी से ट्रैवल आप कर पाएंगे। घंटों का सफर जो है वो मिनटों में हो जाएगा। ऐसी ही एक टेक्निक जो है वो डेवलप की जा रही है, जिसका नाम है हाइपरलूप। शायद आपने इस विषय पे सुना भी होगा। हाइपरलूप के बारे में आपने कहीं ना कहीं कोई जानकारी आपके पास जरूर होगी। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज जो है वो सामने आई है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे आपस में मिलकर के देश की पहली हाइपरलूप विकसित करने पर काम जो है वो करने लगे हैं। तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो इस तरीके के आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये न्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि स्टडी आईक्यू द्वारा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी को मास्टर करने के लिए इंडियन ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक जो है वो लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं ज्योग्राफी या खासकर इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, चाहे सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट बीसीएस हो। इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से आप एज कर पाए, मास्टर कर पाए, इससे संबंधित हर सवाल का जवाब, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव आंसर हो, वहां पर आप इन डेप्थ तभी लिख पाएंगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। और उसको पढ़ने के लिए ये ज्योग्राफी बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, डायग्राम्स है, मैप्स है, जिसकी मदद से आप बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप आज ही अपने लिए बुक्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आर्टिकल कहता है, भारत के रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक घोषणा करी है कि आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ वो कोलैबोरेट करेंगे। एक सहयोग के माध्यम से डेवलपमेंट होगा मेड इन इंडिया हाइपर लूप सिस्टम का। रेलवे मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हाइपर लूप से संबंधित सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो आईआईटी मद्रास में बनाया जाएगा। दोस्तों, पहले दो चीजें हैं। एक तो कि भारतीय रेलवे ने घोषणा करी है कि हम आईआईटी मद्रास के साथ में कोलैबोरेट करके हाइपर लूप जो है वो देश का पहला डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास के अंदर ही हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हो। दोस्तों, ये घोषणा जो है वो करी गई, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन रेलवेज एंड आईआईटी मद्रास फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट होगी। आत्मनिर्भर भारत जो है उसको बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। दोस्तों, क्या है ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी? ये तस्वीर शायद कुछ चीजों को समझने में आपकी मदद करे। दोस्तों, पहले यहां पर जानना जरूरी है हाइपर लूप क्या होता है। दोस्तों, हाइपर लूप एक कंसेप्ट है जिससे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगी, जहां पर एक प्रेशराइज्ड व्हीकल एक लो प्रेशर टनल से होकर के गुजरेगा for the movement through atmosphere at almost no resistance, similar to air travel। दोस्तों, एक लो प्रेशर ट्यूब, इस तरीके की एक ट्यूब है, इसके अंदर प्रेशर बहुत ही कम है। यहां पर हमने एक कैप्सूल जैसा इंसर्ट किया। ये हाई प्रेशर के साथ में इसके अंदर हाई प्रेशर जो है वो मौजूद है, लेकिन सराउंडिंग्स में लो प्रेशर है। ये इस प्रेशर डिफरेंस के कारण मूव करेगा। एक लो प्रेशर टनल, एक ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल जैसा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी होगी, लोग इसके अंदर बैठ पाएंगे। ये इन शॉर्ट हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है भविष्य में, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी स्पीड जो है वो 700 माइल्स प्रति घंटे के पास जो है वो पहुंच सकती है। 700 माइल प्रति घंटे यानी कि करीब करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो चल पाएगी। दोस्तों, अगर अंदाजा लगाया जाए तो आप समझ लीजिए कि आधे घंटे में आप जम्मू से दिल्ली पहुंच पाएंगे। इस ट्रैवल मोड से आधे घंटे से भी कम समय में हम ये जर्नी जो है वो पूरी कर सकेंगे। ये होगा हाइपर लूप का फायदा। यहां पर
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होंगी लो प्रेशर ट्यूब्स, जो कि या तो जमीन के अंदर भी हो सकती हैं, जमीन के ऊपर भी बनाई जा सकती है। दोस्तों जिस तरीके से आप सभी ने, आई होप, दिल्ली मेट्रो या किसी भी शहर में मेट्रो जो है वो देखिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेट्रो जो है अगर वो रोड के ऊपर है या धरती के ऊपर है तो इस तरीके से ब्रिजेस के ऊपर मेट्रो के ट्रैक्स जो है वो बनाए गए हैं, नीचे से रोड जो है वो गुजरता है। उसी तरीके से अबव द अर्थ सिमिलर लाइंस पर एक ट्रैक जो है वो बनाया जाएगा। यहां पर ये रेलवे ट्रैक ना होकर के एक ट्यूब फॉर्म में होगा, जिसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर एरिया होगा, जिसके अंदर से एक पोर्ट, एक कैप्सूल जो है वो मूव करेगा। दोस्तों इस कंसेप्ट को समझने के लिए या हाइपर लूप का बेसिक आइडिया क्या है ये समझने के लिए हमको पहले दो चीजों को समझना होगा, वो है एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। दोस्तों जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड पर चलता है उसके ऊपर एक्ट करती है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? हवा का दबाव। दोस्तों एक ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जब इस ओर जाने की कोशिश करेगा इसके ऊपर दबाव जो है वो पड़ेगा हवा का, एयर प्रेशर इस पे पड़ेगा, जो एयर प्रेशर एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दोस्तों अगर हम, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आप नॉर्मल इंडियन रेलवेज की ट्रेन के इंजन को एज्यूम कीजिए, भारतीय रेलवे का नॉर्मल इंजन कैसा होता है। वहीं अगर आपने वंदे भारत देखी है, उसके इंजन की शेप कैसी है, आप अभी मैं आपको तस्वीर में बताऊंगा। नॉर्मल इंजन से वंदे भारत के इंजन की शेप जो है वो थोड़ी सी अलग है, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें बुलेट ट्रेन के साथ में, तो बुलेट ट्रेन के इंजन की शेप जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्या आपको लगा कि क्यों इंडियन रेलवेज का नॉर्मल सा दिखने वाला इंजन जो है वो कुछ इस प्रकार का है, वंदे भारत का इंजन जो है वो इस शेप में था, और अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो इस तरीके की शेप जो है वो बुलेट ट्रेन की थी। कभी सोचा है आपने? क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? अरे सर वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना था ना नॉर्मल ट्रेन से। अगर नॉर्मल ट्रेन को भी वंदे भारत को भी नॉर्मल ट्रेन जैसा बना दिया फिर मजा नहीं आएगा, और अगर बुलेट ट्रेन को भी वंदे भारत जैसा बना दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर बात मजे की या लुक्स की नहीं है कि कोई चीज इंजन कैसा दिखेगा, यहां पर एक इशू को सॉल्व करना है, जो है रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस? जो हवा से आती है। जब ये इंजन इस दिशा में मूव करेगा, सामने से आने वाली हवा जो है, अगर इस इंजन की शेप ऐसी होगी तो ये इस इंजन पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इससे इंजन को एक ऑपोजिट डायरेक्शन में दबाव, एक बल जो है वो झेलना पड़ेगा। मान लीजिए ये इंजन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन इसको हवा ने ऑपोजिट साइड से धक्का देना शुरू कर दिया, तो इसकी स्पीड जो है, एक ओवरऑल स्पीड जो है वो कम होगी, क्योंकि अपनी कैपेसिटी तो इसकी 60 किलोमीटर पर आवर चलने की थी, लेकिन हवा के दबाव ने ये स्पीड जो है इसको 45 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब इस हवा के दबाव को क्या हम रोक सकते थे? रोकना मुश्किल नहीं था, लेकिन हम इस हवा के दबाव का इंपैक्ट जो है वो कम कर सकते थे। दोस्तों ये नॉर्मल इंजन की शेप है, हवा सीधी यहां पर आकर के टकरा रही है, कितना ज्यादा एरिया जो है वो हवा को मिल रहा है टकराने के लिए। लेकिन अगर इंजन की शेप कुछ इस तरीके की हो तो हवा यहां से टकराएगी, और इसके ये जो स्लोप्ड डिजाइन की वजह से हवा इस तरीके से ऊपर को मूव जो है वो कर जाएगी। यानी कि कंपैरेटिवली एक फ्लैट स्ट्रक्चर या फ्लैट शेप के तुलना में इस तरीके की जो शेप है वो एयर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा बचने में मदद करती है। यहां पर हवा आती तो है, लेकिन सीधा रोकने के बजाय इसके इस डिजाइन की वजह से हवा ऊपर की ओर निकल जाती है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस स्पीड उतनी कम, और जितना कम रेजिस्टेंस स्पीड उतनी ज्यादा। इस वजह से हमें समझ आया कि जितनी ज्यादा तेजी से हमको ट्रेन चलानी है, उसका इंजन जो है उसको उतना ज्यादा एक एंगल पे रखना होगा एज कंपेयर टू एक सिंपल 90 डिग्री एंगल से। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सिंपल सा कंसेप्ट जो है, इस तरीके से हवा का टकराना और इस तरीके से हवा का टकराना जो है, ये क्लियरली विजिबल है ट्रेन इंजन्स में। ये नॉर्मल ट्रेन इंजन है। वंदे भारत का ट्रेन इंजन आप देख सकते हैं किस तरीके की शेप है, इसको कहा जाता है एरोडायनामिक डिजाइन। दोस्तों सिर्फ ट्रेन ही नहीं, एरोप्लेन का डिजाइन कैसा होता है? आगे से ऐसा होता है ना, कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है ना एरोप्लेन का। अगेन ये भी सेम फिनोमिना को फॉलो कर रहा है। रॉकेट का डिजाइन इस तरीके का होता है, अगेन वो भी सेम फिनोमिना को फॉलो कर रहा है।
तो यही चीज जो है, ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें जो इसकी स्पीड को हैम्पर करती हैं वो है एयर रेजिस्टेंस और दूसरा है फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस कैसे हैम्पर करती है और उससे बचने का क्या तरीका है वो हम देख रहे थे। पहला तरीका क्या है कि हम उसकी शेप जो है वो इस तरीके से बना ले, अब यहां पर जब हवा आएगी तो वो बहुत स्मूथली इस तरीके से फ्लो कर जाएगी और जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो बहुत कम एरिया में होगा। रेजिस्टेंस शायद इतने इतने एरिया में होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्मूथ होता तो पूरे ही एरिया पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो आ रही होती। इस वजह से बुलेट ट्रेन का डिजाइन कुछ ऐसा होता है। दोस्तों ये चीज हमको समझ में आई कि अगर हमको ऑब्जेक्ट को या ट्रेन को बहुत तेजी से चलाना था, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना था, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये एयर रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए। अगर हम इस मूविंग ऑब्जेक्ट के आसपास एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम में क्या होता है, जहां पर एयर होती नहीं है, जहां हवा होती नहीं है, जब हवा होगी नहीं तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा। यही कंसेप्ट जो है ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी कंसेप्ट का क्या अर्थ है? हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में एक क्लोज्ड ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल मूव करेगा। इस तरीके की क्लोज्ड ट्यूब है जिसके अंदर ये कैप्सूल है। दोस्तों इस कैप्सूल के बिल्कुल आगे एक पावरफुल फैन जो है वो लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है। ये पंखा क्या करता है, ये पंखा इस ट्यूब के आगे की जो एयर है उसको सक करके पिछली ओर थ्रो कर देता है, यानी कि आगे के एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जिस वजह से, इस वैक्यूम की वजह से इस कैप्सूल के आगे जो एरिया है वहां लो प्रेशर एरिया या वैक्यूम क्रिएट होता है, जिस वजह से जो एयर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो यहां पर हल हो जाती है। दोस्तों हम दो चीजों को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एक है एयर रेजिस्टेंस और दूसरा है फ्रिक्शन। आई होप एयर रेजिस्टेंस कैसे स्पीड को कम कर सकता है ये हमको समझ आया होगा, और कैसे इस एयर रेजिस्टेंस से बचने के लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में, ये हमें समझ आया होगा। दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करता है, सरफेस उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। दोस्तों जितना ज्यादा एरिया सरफेस के कांटेक्ट में होगा फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कांटेक्ट। इसी वजह से एक गोल ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली मूव करता है एज कंपेयर टू स्क्वेयर शेप्ड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि गोल ऑब्जेक्ट में जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोएस्ट पॉसिबल एरिया जो है इट इज इन कांटेक्ट विद सरफेस। जितना कम एरिया होगा उतना कम फ्रिक्शन जो है वो, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा। अगर इसकी जगह पर ये शेप होता तो ये पूरा का पूरा एरिया जो नजर आ रहा है ये फ्रिक्शन यहां पर एक्सर्ट होता, जिस वजह से मूवमेंट और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो व्हील्स की या इस शेप को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कम से कम एरिया जो है वो एक पॉइंट पे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है और कम से कम फ्रिक्शन लगता है। यानी कि फ्रिक्शन भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सरफेस के कांटेक्ट में है। अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना हो, सरफेस से ऊपर हो, क्या अब फ्रिक्शन एंड फोर्स एक्सर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्सर्ट करने के लिए सरफेस के साथ में टच करना या सरफेस के कांटेक्ट में आना जरूरी था। दोस्तों ये दूसरा सॉल्यूशन निकाला गया। पहला एयर रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो हमने देखा, एक लो प्रेशर एक वैक्यूम क्रिएट करके ट्यूब के अंदर। और फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन का कारण है सरफेस के साथ टच करना। ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी, सरफेस के साथ टच नहीं होगी। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक या मैगलिव ट्रेन्स के बारे में आपने सुना होगा। ये एक मेथड होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है इट इज सस्पेंडेड विद नो अदर सपोर्ट देन मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में लटका हुआ होता है, इसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। इस कंसेप्ट पर, इस टेक्नोलॉजी पर ट्रेन्स भी जो है वो चल रही हैं। जापान के अंदर मैगलिव ट्रेन्स चलती हैं, इनकी भी स्पीड बहुत फास्ट है। वो किस वजह से? क्योंकि दो मेजर कंसेप्ट्स जो स्पीड में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, उसमें से फ्रिक्शन को इन्होंने ओवरकम कर दिया, क्योंकि फ्रिक्शन तब पैदा होगी जब सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा। ये सरफेस के साथ कांटेक्ट को खत्म कर देते हैं। दोस्तों लेविटेशन शब्द का अगर हम मतलब देखें, इट इज एन एक्ट ऑफ राइजिंग और फ्लोटिंग, और टू मेक समथिंग राइज और फ्लोट विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट। बिना किसी सपोर्ट के
किसी चीज को हवा में उठाना जो है वो लेविटेशन, उत्तोलन के नाम से जाना जाता है, और वही कंसेप्ट यहां पर फॉलो होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आपने स्कूल में नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो जरूर किया होगा। जब लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही सेम कंसेप्ट इस मैग्लिव के अंदर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए ये हमारा कैप्सूल है या पॉड है, इसके नीचे मैग्नेट्स फिक्स किए जाते हैं, और वही सेम मैग्नेट्स फिक्स किए जाते हैं कहां पर, ट्रैक पर भी। ये मैग्नेट्स सिमिलर पोल्स के साथ में फिक्स किए जाते हैं। अब जैसे ही यहां पर भी मैग्नेट का नॉर्थ है, यहां पर भी मैग्नेट का नॉर्थ है, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, एक अपने से दूर भगाएगा, जिस वजह से ये जो पॉड है, ये जो कैप्सूल है, वो इसके साथ टच नहीं कर पाएगा, ये फ्लोट करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो तो कहीं दूर जाकर के गिरता है। इस वजह से इस तरीके की साइड सपोर्ट्स यहां पर बनाई जाती हैं ताकि ये कैप्सूल, ये पॉड जो है वो कहीं दूर जाकर के गिर ना जाए। लेकिन अब सपोर्ट की वजह से ये आगे पीछे तो कहीं नहीं जा पाता, लेकिन सरफेस से ये ऊपर की ओर लिविएट होकर के रहता है, जिसे मैग्लिव के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहां पर एक चीज क्या हुई, हमने इसको सरफेस से ऊपर उठा दिया और साइमल्टेनियसली हमने यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया इसको आगे की ओर धक्का देने के लिए। अब इस ट्रेन में नॉर्थ साउथ मैग्नेट लगे हैं, और ट्रैक पर भी ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट लगे हैं। दोस्तों जैसे ही ये नॉर्थ नॉर्थ के सामने आता है, ये नॉर्थ इसको आगे की ओर पुश करता है। साइमल्टेनियसली जैसे ही ये नॉर्थ इस साउथ के सामने आता है, ये साउथ इसको अपनी ओर खींचता है। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट पोल जो है वो पुश कर रहा है, और सॉरी ऑपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, और सेम पोल जो है वो पुश कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये लगातार मूव करता जाएगा। नॉर्थ के सामने नॉर्थ आया, इसने इसको धक्का दे दिया, साउथ ने कहा मेरे पास आ जा, लेकिन साइमल्टेनियसली पिछला साउथ जो है वो साउथ के सामने आया, तो उसने इसको पुश कर दिया। इस वजह से मैग्लिव टेक्नोलॉजी में बिना सरफेस को टच हुए ट्रेन जो है वो मूव करती है। ये दो प्रॉपर्टीज, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को ओवरकम करने का सॉल्यूशन था। दोस्तों मैग्लिव के अंदर क्या चीज थी, मैग्लिव के अंदर हम सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे थे, एयर रेजिस्टेंस जो है वो वैसी की वैसी थी। लेकिन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में क्या होगा दोस्तों, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की गोल ट्यूब्स होंगी जो पूरी बंद होंगी। अगर बंद होगी तभी वैक्यूम क्रिएट हो पाएगा। इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि जो पॉड है, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर, जो कैप्सूल इसके अंदर मूव कर रहा है, उसके अंदर एक पावरफुल फैन लगा हुआ है। ये फैन जो है वो एयर को सक करके पीछे की ओर थ्रो करेगा, जिस वजह से आगे के एरिया में लो प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट होगा। और साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कैप्सूल जो है, ये सरफेस को टच नहीं करेगा, जिस वजह से फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी। जब ये दोनों ही चीजें जो स्पीड को कम करती थी वो खत्म हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इट विल रीच अप टू 700 माइल्स पर आवर, 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक ये दौड़ पाएंगे। अब सवाल ये है कि सर इसको मूव करने के लिए ये जो मैग्नेटिक लेविएशन की मैंने बात करी है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब एक क्लोज सर्किट से करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसे कहा जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, इसके लिए पावर की, बिजली की जरूरत थी। अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में हमको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है जिससे मैग्नेटिक लेविटेशन होगा, तो हमको चाहिए थी पावर या बिजली। उसके लिए क्या, वो पावर कहां से आएगी, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। ये जो ट्यूब बनाई गई है, इस ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। पूरी की पूरी ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये लूप, ये ट्यूब की जरूरत है, उसके अंदर ही ये पूरा का पूरा कैप्सूल जो है वो मूव करेगा। तो ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे जो सूरज की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, जिससे मैग्नेटिक लेविटेशन होगी। और साइमल्टेनियसली ये हाई पावर्ड फैन जो है, ये इसको पावर मिलेगी। प्लस क्योंकि कैप्सूल के अंदर तो प्रॉपर एयर प्रेशर और टेम्परेचर ये सब मेंटेन करना है, तो इस वजह से इसके अंदर भी जो पावर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सोलर एनर्जी से पूरी होंगी। यानी कि पूर्ण रूप से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ये कंसेप्ट जो है वो
चल पाएगा, जिस वजह से इसकी ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। और लो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है इस टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इससे भारत को कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद मिलेगी। और इसी कारण से सरकार भी चाहती है कि ये हाइपर लूप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रियलिटी में बदल सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो इस कंसेप्ट को रियलिटी में बदलना चाहते थे, इस वजह से वो एक पार्टनर ढूंढ रहे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की मदद कर सके एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन में, ताकि ये कंसेप्ट जो है इसको रियलिटी में बदला जा सके। और वो कोलैबोरेशन, वो पार्टनर इंडियन रेलवेज को मिला आईआईटी मद्रास में। दरअसल आईआईटी मद्रास का एक ग्रुप था जिसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जो कि 2017 में बनाया गया था। 2017 में ये आईआईटी मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स और फैकल्टीज का ग्रुप था जो कि काम कर रहे थे ऑन स्केलेबिलिटी एंड फ्यूगल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरलूप। भारत में कैसे हाइपरलूप बन सके, इस दिशा में ये काम जो है वो कर रहे थे। इस आविष्कार हाइपरलूप ग्रुप को 2019 में इन्होंने एक भाग लिया स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड कंपटीशन में। दोस्तों स्पेस एक्स इसकी कंपनी है एलन मस्क की। हाइपरलूप कंसेप्ट को विजुअलाइज करने वाले व्यक्तियों में शायद स्पेस एक्स के जो एलन मस्क है उनका नाम सबसे पहले आएगा। इन्होंने ये आइडिया पुट फॉरवर्ड करा था, एक ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार करके दिया था कि ट्रेवल करते टाइम, हाई स्पीड ट्रेवल में दो प्रॉब्लम्स है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। इन दोनों को अगर हम ओवरकम कर ले हम बहुत तेजी से ट्रेवल कर पाएंगे। और ये ओवरकम कैसे हो पाएंगे वो उन्होंने बताया था। और इसी दिशा में स्पेस एक्स ने एक हाइपर लूप पॉड कंपटीशन कराया था 2019 में, जिसमें आईआईटी मद्रास का ये आविष्कार हाइपर लूप ग्रुप जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये टॉप 10 फाइनलिस्ट में से आए थे, यानी कि दुनिया भर के टॉप कॉम्पिटिटर्स में ये पहले 10 स्थानों में से एक में थे। और एशिया की एकमात्र टीम ऐसी थी जो इस कंपटीशन में पहले 10 रैंकिंग का हिस्सा जो है वो बने थे, यानी कि ऑलरेडी ये लोग उस दिशा में काम कर रहे थे। साइमल्टेनियसली इंडियन रेलवेज भी एक ऐसा कोलैबोरेशन ढूंढ रहा था जहां पर एक्सपर्टीज जो है वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मिल सके। और इस वजह से आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज ने आपस में कोलैबोरेट किया है। ये आविष्कार हाइपरलूप ग्रुप जो है वो इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर के अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की दिशा में काम करेगा। आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को मार्च 2022 में अप्रोच किया था कि एक कोलैबोरेटिव काम जो है वो हम करते हैं, इस तरीके का एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो है वो करेंगे जिसको कि हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी कहा जाएगा। एक टेस्ट फैसिलिटी जो है वो आईआईटी मद्रास का ये आविष्कार ग्रुप और इंडियन रेलवेज मिलकर के बनाएंगे। जब ये टेस्ट फैसिलिटी तैयार हो जाएगी तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइपरलूप वैक्यूम ट्यूब होगी, जिसको टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा फॉर फर्दर रिसर्च ऑन हाइपर लूप्स बाय इंडियन रेलवेज। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सीधा ये नहीं है कि इंडियन रेलवे से कह दिया कि चलो ठीक है हाइपर लूप बनाने का काम शुरू किया जाए। पहले एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने की जरूरत है। एक 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में एक टेस्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करके देखा जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतना ईजी नहीं है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जिस वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी जहां पर ये सारे के सारे आइडियाज को रियलिटी में बदला जा सके। और ये सबसे पहला काम होगा आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज की कोलैबोरेशन का। एक टेस्ट फैसिलिटी डिजाइन होगी और यहां पर ग्रेजुअल टेस्टिंग के बाद ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रियलिटी में बदला जाएगा। दोस्तों ये है कंसेप्ट हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का। और भविष्य में ये कंसेप्ट जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये इतना पोटेंशियल रखती है कि घंटों की जर्नी को चंद मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। साइमल्टेनियसली अगर हम यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को, इंडियन ज्योग्राफी के पूरे सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की बुक जो है वो लेकर के आया है। आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, मैप्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इन डेप्थ इन डिटेल पूरे के पूरे इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और एग्जाम के अंदर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली अपने लिए कॉपीज जो है वो ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।